हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि हम आपके साथ एक पीवाईक्यू का सेशन लेके आए हैं, जिसका टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपके लिए कम्युनिटी में डलवा दिया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आई होप आपने ये वाले चैप्टर रिवाइज कर लिए होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, a metal M forms chloride in its +2 and +4 oxidation states. Which of the following statements about these chlorides are correct? देखो, पहले तो आप ये ध्यान रखना बच्चे कि जो ये +2 और ये +4 है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, +2 और +4। और हमें ये पता है कि जो +2 स्टेट होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंट करेक्टर का आपस में एक रिलेशन होता है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी बढ़ेगी तो हमारी पोलराइजिंग पावर भी बढ़ती है। ठीक है, पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज होती है। ठीक है, पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज होती है, यानी कि हम ये कहेंगे कि पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होती है तो एज पर पजान्स रूल हमारा कोवेलेंट करेक्टर भी इंक्रीज होता है। कोवेलेंट करेक्टर भी इंक्रीज होता है, ये सब पजान रूल्स के हिसाब से था। ठीक है, तो मेटल जो है वो +4 ऑक्सीडेशन में ज़्यादा कोवेलेंट है एज कंपेयर टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वहां पर क्या होता है, ज़्यादा आयनिक करेक्टर होता है, और जो +4 यानी जो ज़्यादा वाले होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आपका कोवेलेंट करेक्टर होता है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जनरली मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आयंस के बीच में अट्रैक्शन होती है, जबकि कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होती है, तो वहां पे इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। हाइड्रोलाइसिस की अगर हम बात करें तो जो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो जल्दी हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। ध्यान रखना आप ये बात, कोवेलेंट कंपाउंड जल्दी हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी वॉलेटाइल की बात करूं तो कोवेलेंट कंपाउंड जल्दी जल्दी ही क्या हो सकते हैं, ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। और सॉल्युबिलिटी की एनहाइड्रस है, तो एनहाइड्रस सॉल्यूशन के अंदर जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे वो ज्यादा सोल्यूबल होंगे। ठीक है, उसी के बेस पे अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है MCl2 इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज देन MCl4। नो, देखो, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जल्दी हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, तो इसी वजह से MCl4 ज्यादा ज्यादा आपका वो है, कोवेलेंट है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। MCl2 is more volatile than MCl4। नो, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली मोर volatile than ionic, तो ये ऑप्शन भी गलत। MCl2 is more soluble in anhydrous। देखो, अगर वाटर होता या इस तरह से होता तो एक अलग बात ही, एनहाइड्रस है तो यहाँ पे कोवेलेंट जो होगा वो ज्यादा सोल्यूबल नहीं होगा। MCl2 आयनिक कंपाउंड्स का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आपको ये बताना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, डी। देखो, इसके अंदर हम कैसे करेंगे, हम आयनिक और कोवेलेंट दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, फजान रूल के हिसाब से उनकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो आप इसमें लगा लेना। सेकेंड है, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं आपको, तो लिखूं P4 प्लस NaOH प्लस H2, NaH2 PO2 प्लस में PH3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और एक, दो हैं हमारे पास। ठीक है, अगर हम P4 है यहाँ पर, ठीक है, अगर हम यहाँ पे NaPH2 के आगे 3 लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 और ये 1 4 हो जाएगा, फॉस्फोरस हमने यहाँ 3 लगाया, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा सोडियम 3 हो गया, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, यहाँ पे भी हम 3 लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, अब सोडियम तो 3 हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन होगी यहाँ पे 3, हाइड्रोजन होगी यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे होगी 2। ठीक है, तो फिर हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम ये 3 है और यहाँ पे भी होगी 3, 3 और 3 कितनी होगी, 6। ये तो 6 है, यहाँ पे 3 और 6 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 3, मतलब 9 है टोटल हमारे पास। देखो ऐसे है, ये 3 है और ये 6 है, तो यहाँ पे 9 होगी।
और यहाँ पे कितनी आपके पास 4 है। हमें हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगाना होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन को 3 कर देते हैं, ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 3 9, ठीक है, तो ये दोनों तरफ से बैलेंस हो जाएगी। अगर हम पूरी इक्वेशन देखें तो अब ये पूरी इक्वेशन पूरी बैलेंस है। देखो क्या बन जाएगा फाइनल, P4 प्लस में 3NaOH। हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से मतलब लगा लगा के देखना पड़ता है। 3H2O 3NaH2P2 PO2 प्लस में PH3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 और 3, है ना, 3 3 और 3, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन न्यूट्रल मीडियम, देखो न्यूट्रल मीडियम के अंदर एक रिएक्शन आपको जो ध्यान रखनी है, MnO4 प्लस में वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये क्या बनाता है, MnO2 प्लस में ऑक्सीजन प्लस में हाइड्रोजन। मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ अभी, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप आपको निकालनी आती होगी। x ऑक्सीजन की होती है 2 4 है और -2 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू +7, तो ये +7 से यहाँ पर x -4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +4, तो ये +7 से +4 में जाता है ऐसे। तो न्यूट्रल मीडियम के अंदर ये +7 से +4 में जाता है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो क्या आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेटल्स लाइक डैश रिएक्ट्स विद cold water so violently that in an exothermic way that the evolved hydrogen immediately catches fire। देखो कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम या मैग्नीशियम, इसमें से क्या आंसर होगा, जो देखो कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक ये भी रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज पर, पोटेशियम और सोडियम तो सबसे ज्यादा है, वो इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा डी। मतलब जो जैसे कि जो आपके ये हैं पोटेशियम है, सोडियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में ये रिएक्टिव है, तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम। मैंने मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन, ये वाली रिएक्शन ध्यान रखना, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन ये बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, बहुत सुंदर व्हाइट कलर का जो आपका कंपाउंड बनता है, व्हाइट डेजलिंग सी लाइट आती है, तो ये क्या हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, हाइड्राइड क्लोराइड कुछ नहीं बनेगा। क्वेश्चन आए हुए ये प्रीवियस ईयर की, अभी एक और भी दिखाऊंगी ऐसा। तो ए कंप्लीट द इक्वेशन, जिंक प्लस में H2SO4 जिंक सल्फेट प्लस क्या होगा, ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें जिंक जो है वो सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है और हाइड्रोजन आपकी निकल जाती है। तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस जब निकलेगी तो आप उसका प्रेजेंस कैसे चेक कर सकते हैं, आप जल्दी भी मैच स्टिक लेके आए उसके पास में और एक पॉप साउंड आएगी, उससे आप पता कर सकते हैं। ऑन हीटिंग ए चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर मेक्स द कॉपर पाउडर बिकम्स कॉटेड विद ए ब्लैक सब्सटेंस। तो जो आपका कॉपर है, ठीक है, तो वो क्या कलर ले लेता है जब आप उसे हीट करते हैं मतलब उसे ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो जब आप उसे हीट कर रहे हैं तो वो हीट करने के बाद कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, यानी कॉपर जो है वो आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये ब्लैक कलर का बनता है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ब्लैक कलर का बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉस्फोरस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखा हुआ है 4p PKOH 3H2O 3KH2PO2 प्लस में PH3, यहाँ पे अकेला फॉस्फोरस है तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर हम यहाँ बात करें KH2PO2 की तो ये +1, ये भी +1 में होगा तो ये +2 हो जाएगा। x हमें फॉस्फोरस का निकालना ही है x, और ये -4 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x - 1 इज इक्वल्स टू 0, x यहाँ पर है +1, यानी कि फॉस्फोरस यहाँ पे है +1 में। और अगर हम इसमें बात करें PH3 के अंदर तो फॉस्फोरस कैसे है, H+ हो जाएगा, x + 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -3, x क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ पे है ये -3 में। तो यानी जो 0 से है वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पे हो रहा है, डिक्रीज पे हो रहा है। जब आपको पता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, और डिक्रीज होता है अगर ऑक्सीडेशन नंबर में तो रिडक्शन कहते हैं हम उसे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। तो ऐसे क्या होता है, फॉस्फोरस इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड,
कि इंक्रीज भी होना और रिड्यूस भी होना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन में आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट क्या देता है, आयरन सल्फेट और कॉपर। आयरन और कॉपर सल्फेट, इसके अंदर क्या होगा बच्चे, आयरन और कॉपर सल्फेट की हमारी रिएक्शन है, तो इसमें आयरन सल्फेट और कॉपर, ठीक है। आयरन और कॉपर सल्फेट की हमारे पास रिएक्शन है, तो उसमें क्या होगा, आयरन सल्फेट और कॉपर। तो आप इसके अंदर बताएंगे कि कैसे रिएक्शन हो रही है, क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर में तो वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन, और अगर डिक्रीज होता है तो हम उसे बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो आयरन यहाँ पे +0 स्टेट में है, यहाँ पे जाते ही +2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये -2 है हमारे पास सल्फेट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज को, और इसके अंदर ये किस में स्टेट में था, +2 में, और ये किस में हो जाएगा 0 में। तो इंक्रीज किसका हुआ, इसका। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, आयरन, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में तो वो है ऑक्सीडेशन, अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो है रिडक्शन। When zinc reacts with nitric acid, hydrogen gas is not evolved. This is because, ऐसा क्यों होता है, ये मैंने जब आपको मेटल्स नॉन मेटल्स वाले लेक्चर्स करवाए थे उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो मेटल्स होते हैं वो नाइट्रिक एसिड, ऑल्दो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर उसके साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है आपका वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो भी हाइड्रोजन गैस एक्सकेप होती है उसको वो ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको हाइड्रोजन गैस में रहने ही नहीं देता, और खुद जो है वो कुछ भी नाइट्रिक के ऑक्साइड्स में, NO में, N2O में, NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी खुद ब्रेक डाउन हो जाता है, और साथ में जो भी आपकी हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, तो ये रिएक्शन है बैरियम क्लोराइड प्लस में सोडियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ए और बी कंबाइन होते हैं और सी बनाते हैं। डिकम्पोजिशन, जिसमें ए ब्रेक डाउन होता है बी और सी में, ठीक है। डबल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट है, हाँ, क्योंकि देखो जो बैरियम है वो सल्फेट के साथ कंबाइन हो रहा है, वो सोडियम क्लोराइड के साथ हो रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है। प्रेसिपिटेशन भी है, क्यों, क्योंकि जो बैरियम सल्फेट होगा वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। रिडॉक्स रिएक्शन, चलो चेक कर लेते हैं। बैरियम यहाँ पे +2 में, यहाँ भी +2 में, ठीक है। सोडियम या +1 में, यहाँ भी +1 में, तो कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, सेम ही है। तो ये रिडॉक्स भी नहीं है, कॉम्बिनेशन भी नहीं है, डिकम्पोजिशन भी नहीं है, कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर कोई प्रेसिपिटेट जाके नीचे सेटल डाउन हो जाता है। क्या स्ट्रेटेजीज यूजफुल है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि हम रेंसिडिटी पढ़ते हैं, ठीक है, उस वाले टॉपिक से है ये क्वेश्चन। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, सही बात है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको उसको प्रिवेंट करना होगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट रेफ्रिजरेटर कंटेनर, सही है, अगर आप उसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा। एयर टाइट मतलब उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है, और उसको अगर आप कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो। यूज ऑफ फ्लश बैग्स कंटेनिंग इनर्ट गैस, सही है। एडिशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन देखो बफर सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो पीएच को मेंटेन करने के काम आते हैं, ठीक है। पीएच जो है वो कुछ हद तक तो रेट को जो है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मतलब कुछ तो रेट तक तो इफेक्ट कर सकता है, पर ऐसा नहीं है कि अगर बफर सॉल्यूशन हम डालेंगे तो ऑक्सीडेशन हमारी रुक जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। जबकि एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है।
और अगर आप उसे एयर टाइट कंटेनर में रख रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन में हमें, ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है हमें ऑक्सीजन चाहिए, अब उसको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। और अगर इनर्ट गैस, जैसे कि आपके जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर जैसे गैस फिल होती है, आप चिप्स वगैरह के पैकेट लेते हैं, तो अगर आप इनर्ट गैस रखेंगे तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट रहेगा, तो भी आपका जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3, बी ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अ मेटल सल्फेट हैज फॉर्मूला XXO4, तो ये -2 में है, ये +2 में है। ठीक है, तो अब +2 में पता चल गया हमें, अब इसका क्लोराइड बनाना है, एक्स और क्लोरीन, तो क्लोरीन आपको पता है -1 में ही होता है और ये +2 में है, क्रॉस करो तो XCl2, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ऐसे करते हैं। मैच करना है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कौन सी है, आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है, AgBr और AgCl होते हैं, ये फोटोकेमिकली देते हैं। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन में। थर्मल डिकम्पोजिशन जिसके अंदर थर्मली डिकम्पोज हो, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोज, और डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट भी एक बार अलग कर सकते हैं, फिर हम ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, थर्ड, क्योंकि ये दोनों भी उसके एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन के। ठीक है, तो अगर हम अभी ऑप्शन से मैच करके देखिए तो सी का थर्ड, तो इन दोनों में है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो हट ही जाएगा। अच्छा, फोर्थ हमने फर्स्ट का देखा था, फर्स्ट का फोर, मैं ये वाले ऑप्शंस दोनों काट रही हूँ, फर्स्ट का 4, तो ये रहा। एक बार इसको देख लेते हैं, बाकी सब वेरीफाई हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 2, थर्मल डिकम्पोजिशन, हाँ जी, थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास होना चाहिए बी का 1। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन का जो, एक सेकंड बच्चे, थर्मल डिकम्पोजिशन का जो एग्जांपल है वो ये है KCl वाला, KClO3, तो बी का हो जाएगा आपका, मुझे लग रहा है ऑप्शन में शायद वो, चलो एक बार देखते हैं। ठीक है, हम एक का करेंगे 4, ठीक है। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन में ये एग्जांपल आएगा KClO3, KCl प्लस में O2, तो बी का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, तो सी का हो जाएगा आपका बचा ये 2। ठीक है बच्चे, और डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी का है आपका 3। अब देखो किस में ऑप्शन मैच हो रहा है, 4, 1, 2, 3, फर्स्ट वाला ही सही है। ये 4, 1, 2, 3, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। Two chemical substance X and Y combine together to form a product which contains both X and Y. X और Y दोनों ही contain करता है इसके अंदर और P बना देता है। X and Y cannot broken down into simple substance by simple chemical reactions. Which of the following statements concerning X, Y and P are correct? ठीक है, तो X is a compound, P is a compound, चलो पढ़ते हैं, P is a compound, X and Y are compounds, X and Y are elements, P has a fixed composition। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें हमारे ऑप्शन की, तो ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 3, 1, 2, 4, इस तरह से है। ठीक है, तो इन्होंने बोला हुआ है कि एक्स और वाई को आप सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पी से कंपाउंड, ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि वो कुछ बना रहे हैं तो ये कंपाउंड है, सही है। एक्स और वाई कंपाउंड्स है, या तो वो कंपाउंड्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे। अब क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अंदर 2 और 3 एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पी ऐसे फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, अगर ये कंपाउंड है और ये है तो ये सही हो जाएगा, तो फर्स्ट और फोर्थ तो होगा ही होगा। तो एक्स और वाई या तो कंपाउंड्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर हम ये माने कि उसको हम ये मानेंगे कि वो कंपाउंड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बताना कि वो सिर्फ और सिर्फ ये बताना कि वो एलिमेंट्स है, तो वो सही नहीं है। ठीक है, वो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब उन्हें हम सिंपल केमिकल मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो 1, 2 और 4, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, इन दोनों में वो है, क्योंकि इन्होंने ये स्टेटमेंट बोली कि आप उसे सिंपल ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, तो यानी वो क्या है, कंपाउंड है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो ये देखिए, सबसे पहले सोडियम मैंने आपको बताया हुआ है,
डिक्रीजिंग में बताना तो सबसे पहले हाई लिखेंगे सोडियम, ठीक है। फिर हम उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ आप मुझे, सोडियम, एक मिनट, आई होप आपको ये वाली सीरीज जो है वो आपको अच्छे से आती होगी। सोडियम पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, ठीक है, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक है, फिर मैग्नीशियम के बाद जिंक, ठीक है, फिर जिंक के जस्ट बाद क्या आता है, आयरन। तो इस तरह से ये आपकी अरेंज होती है, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है कॉलम को। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन मॉल्टन क्लोराइड, आयरन का रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन, कॉपर रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड पार्शियली रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कोक इन फर्नेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सबसे रिएक्टिव कम रिएक्टिव होता है कॉपर। कॉपर की हम कैसे करेंगे, कॉपर का हमें पता है सिर्फ सल्फाइड और में प्रेजेंट होता है, जो हमने लो वाला सीखा था, 3 टाइप में सीखा था ना हमने, हाई, मीडियम और लो। तो लो वाले में कॉपर है, तो रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड पार्शली एंड रिडक्शन, तो थर्ड का हो जाएगा सी, ठीक है। अच्छा, फिर इन सबसे में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसे करता है, हाई में आ जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे हम, और ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास आयरन। आयरन को कैसे करेंगे आप, जिंक है पहले, जिंक का क्या करते हैं हम, जिंक का हम करते हैं, जिंक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जिंक की हम रोस्टिंग करते हैं, उसके साथ कोक के साथ उसकी रिडक्शन करते हैं, ठीक है, जिंक की ये करते हैं। फिर उसके बाद कॉपर है, कॉपर का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं आप ऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड और कोक के साथ, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा 1 एल्यूमिनियम का ए, सेकेंड आयरन, आयरन का है डी, थर्ड कॉपर, कॉपर का है मैंने आपको बताया था रोस्टिंग बी, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड सी, और फोर्थ है जिंक का बी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए डी सी बी बी, ठीक है। आपको लो हाई इस तरह से जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन एनोड मड, एनोड मड में कौन सी मेटल जो आपकी प्रेजेंट होती है, तो कौन होती है आपकी, गोल्ड, ठीक है। जो गोल्ड होता है, जब आप कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं तो आपको एनोड मड में क्या मिलता है, गोल्ड, ठीक है। द वेल्डिंग ऑफ, ये थर्माइट प्रोसेस है, मैंने आपको बताया हुआ है, एक बार फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स वाज डन इन द पास्ट with the aid of chemical reaction known as thermite process. The thermite reaction involves the displacement of a metal from its solid oxides with and another by another metal, ठीक है। Which of these could represent the thermite, जब मैं आपको ये करवा रही थी तभी भी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, मैंने आपको स्टार भी लगवाया था इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको ये सीधा ही आनी चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं और आयरन ऑक्साइड यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, आयरन हमारा अलग हो जाता है, वेल्डिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं हम Al2O3। तो ये देखो, ये मैग्नीशियम जिंक का कुछ भी नहीं है इसमें, और इसमें देखो कितना कन्फ्यूज़न है। पर आपको ये याद रखना है, आपको बाद में आयरन चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन में आप किसका यूज़ करते हैं, तो कोक का, जो जैसे कार्बन की प्योर फॉर्म होती है, ठीक है, मोर देन 95%, तो वो कोक होती है, आप इसका यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज हाइड्रोजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये होता है कि जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये जीरो में, ठीक है, HF अगर हम बात करें तो ये जीरो से खुद +1 में जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जीरो से मतलब इस तरह से ऐसा ही हाइड्रोजन वो बन जाएगा, तो ये माइनस में जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चलो देख लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जीरो है, तो ये आपका कॉपर और प्लस में वाटर, तो ये +1 में जा रहा है, इसका खुद को ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस के स्टेट में होगा,
ठीक है। अच्छा, इस वाले रिएक्शन में देखो सोडियम और हाइड्रोजन, ये प्लस, ये जीरो में है, आपस में जब हाइब्रिड बनाते हैं तो ये +1, और ये जो होता है ये 0 से -1। क्यों? क्योंकि अब देखो ये जो है इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये दूसरे का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? जिसका खुद का रिडक्शन होता है, जो खुद रिड्यूस होता है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इससे जो आपके हाइड्राइड्स होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम आता है, ठीक है। अगर आप इस वाले रिएक्शन की बात करेंगे बी वाले की, H2+ में Cl4, तो इसके अंदर भी HCl बनता है, तो इसके अंदर भी ये +1 में है, तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और सब में ही रिड्यूसिंग एजेंट है, बस जब वो हाइड्राइड्स के बना रहा है तो वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट बर्न से मैग्नीशियम रिबन, वही वाली रिएक्शन आ गई है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको लगेगा क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। Ribbon on a burns and flame and collect the ash formed on a watch glass. Which of the following statement depicts the correct observation? The color of the ash formed is brown. No. White of the dazzling white. The ribbon burns with a brilliant white light. Okay. Reddish brown gas is no. The gas burns with a pop sound. No. ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन और ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, बहुत अच्छी वाइट कलर की इसकी ग्लो होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्माइट रिएक्शन, तो आप अभी बता सकते हैं, अभी हम करके आए हैं, हमें आयरन चाहिए, तो ये वाली रिएक्शन, और किसी में भी ऐसा आयरन नहीं मिल रहा है, सिर्फ सी में मिल रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये कैसी रिएक्शन है, ठीक है, तो देखो इसके अंदर अगर हम बात करें, N2O5 है, तो आपके पास ये जो है ये 2x - 10 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +5, तो ये +5 में है। NO2, तो x - 4 इज इक्वल्स टू 0, तो ये +4 में है, ठीक है, और ये 0 में है, तो यहाँ पे इसका डिक्रीज भी हो रहा है। तो ये मतलब डिक्रीज प्लस, ये +5 में है, ओके, नाइट्रोजन +3 में है, तो हाँ, तो देखिए, तो ये माइनस, आप ऑक्सीजन को देखो एक बार, ठीक है, N2O5, तो इसके अंदर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का अगर हम देखें यहाँ पे, तो ऑक्सीजन 0 में जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन तो 0 में जा रहा है ना, तो यहाँ से ये माइनस में जा रहा है, ठीक है, और साथ में ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है ये +4 में है, तो इसमें भी चेंज हो रहा है, तो ये कैसे टाइप की रिडक्शन रिएक्शन है, जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। देखो कैसे नाइट्रोजन जो है उसका डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन हो रहा है, अब ये -2 से 0 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, तो ये कैसे टाइप की रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रही है। रिडॉक्स नाम से पता चलता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अच्छा, बैलेंस इंफॉर्मेशन, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो क्या नहीं बताती है, फिजिकल स्टेट बताती है, बिल्कुल सही बात है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स बताती हैं, सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज बताती हैं, और पर्टिकुलर रिएक्शन एक्चुअली हुई है या नहीं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको थर्मोडाइनमिक्स की मदद लेनी पड़ती है। सिंपल कोई भी रिएक्शन मैंने लिखी A+B वो C बना रही है, तो इससे सिर्फ आपको उसके पता चलता है कि रिएक्शन कैसे हो रही है, किस टाइप की रिएक्शन है, पर वो एक्चुअली में होगी या नहीं होगी वो कौन बताता है आपको, थर्मोडाइनमिक्स, और किस रेट से होगी वो कौन बताता है आपको, काइनेटिक्स, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप फिजिकल स्टेट पता कर सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स पता कर सकते हो, सिंबल फॉर्मूले पता कर सकते हो, पर ये नहीं पता कर सकते कि वो होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो डी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, बिल्कुल क्विकलाइम के साथ अगर रिएक्शन करें तो बहुत हीट रिलीज होती है जब भी हमारा स्लेट लाइम बनता है, ठीक है। अच्छा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, हाँ ये बिल्कुल एक एक्सोथर्मिक है, तभी तो हम ऐसे करते हैं, वाटर लेके और एसिड को ड्रॉप वाइज डालते हैं, ठीक है। अच्छा, इवेपोरेशन वाटर, नो, उसमें तो क्या होता है कि जो हमारा वाटर होता है वो दूसरी स्टेट में जा रहा है, मतलब लिक्विड से वो गैस में जा रहा होता है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो एंडोथर्मिक है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ये भी एक एंडोथर्मिक है, तो ये एक्सोथर्मिक नहीं है। एक्सोथर्मिक कौन सी है, सिर्फ 1 और 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलॉइड, मेटेलॉइड कौन नहीं है, तो आपका
मेटेलॉइड, मेटेलॉइड की मैं आपको लिखवा ही देती हूँ कि मेटेलॉइड कौन कौन से होते हैं, फिर आपको इजी रह जाएगा। देखो मेटेलॉइड, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, ठीक है, बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, ठीक है, और ये टेल्यूरियम भी होता है, ठीक है। तो सेलेनियम जो है आपका वो नहीं होता है, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली में आता है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो ये आपका मेटलॉइड नहीं होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा बी, ये सब मेटलॉइड। एक्वा मैंने आपको बताया हुआ है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये एक तरह से ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हम दो एसिड्स को कंबाइन करते हैं, और ये जैसे आपका गोल्ड का, कॉपर, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनकी जो शाइन है वो थोड़ा टाइम में खराब हो जाती है, तो उसको अगर आपको वो करना होता है, मतलब वैसे सेम शाइन चाहिए, तो आप इसमें इसको डिसॉल्व करते हो, ऑल्दो उनका वेट जरूर खत्म होता है। तो HCl और कंसनट्रेटेड HNO3, इसको हम लेते हैं 3:1 में। इसमें HCl तो होता है आपका 3 में, और HNO3 होता है आपका 1 में, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? मार्बल, चाक, लाइमस्टोन, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म होते हैं, पर जो आपका ब्लैक स्टोन होता है वो उसका फॉर्म नहीं होता, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? दे आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होते हैं, तो ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेड। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स नोन टू अस नेचुरली अकरिंग कितनी? एनसीईआरटी की लाइन है 94 जो होते हैं आपको वो नेचुरली अकरिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स? तो कौन सा है आपका? कार्बन। कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, तो ये सब फॉर्म है। बकमिनिस्ट्री फुलरेंस, तो कौन सा है जो एग्जिस्ट कर सकता है? कार्बन। चैतन्य पुट्स द samples of aluminium, zinc, magnesium and iron separately in test tube containing dilute hydrochloric acid. He puts thermometer in each test tube. With each metal, he is likely to record the highest rise in temperature. तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है? देखो इन्होंने ना आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है, उसमें आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो हमारी एक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर कैसे हमारे मेटल्स प्लेस्ड है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए आप अगर हम बात करें तो देखो ये रहा एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और निकल, ठीक है। तो हमारा जो जितना ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में उतना रिएक्टिव होगा, तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर राइज है वो किस में होगा? मैग्नीशियम में। इनमें होता तो बहुत ही टेम्परेचर राइज होता, तो आपको थोड़ा सा एक्टिविटी सीरीज को लर्न रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जो हमने अलग अलग रिएक्शंस करी थी मेटल्स नॉन मेटल्स की, उसे हम ये डिराइव कर पाए थे कि हमारे मेटल्स कितने रिएक्टिव हैं। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ में बहुत अच्छा टेम्परेचर में राइज देगा। ब्रास जो है वो एक एलॉय है यानी जिसमें हम दो या दो से अधिक मेटल्स या नॉन मेटल्स को डिसॉल्व कर लेते हैं साथ में, और उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बेटर हो जाती है, अच्छी हो जाती है उनसे। तो ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का। जैसे कि हमारा जो हम गोल्ड यूज करते हैं उसके अंदर भी हम सिल्वर को और इस तरह से ऐड करते हैं। ये कंपाउंड है? नो, ये कंपाउंड है, पहले देखते काट, मिक्सचर है, हाँ मिक्सचर है, तो ऑप्शन ये है, तो ये होगा, ये होगा। इट इज अ मिक्सचर, शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर एज ए टोटल वेट इज इक्वल टू, नो, हमें वेट से कुछ वो नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टीज रखता है वो, और दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसलिए एक मिक्सचर है, तो क्या आंसर हो जाएगा? सी, ठीक है। Electrolysis as a source of extraction of metals are only successful when aqueous solution of metals are used, fused halides are used, metal oxide used, metal hydro। इलेक्ट्रोलाइसिस तभी ही सक्सेसफुल है जब हम फ्यूज्ड हैलाइड्स लेते हैं, जब आप फ्यूज हैलाइड्स लेते हैं तभी वो सक्सेसफुल है, ठीक है, जिसके अंदर क्या करते हैं आपके मेटल्स होते हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं। मेटलॉइड्स अमंग पी ब्लॉक आर नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? 13, 14, 15, 16, 17 भी होता है इसके अंदर, पर 18th ग्रुप को हम मतलब वो कंफ्यूजन में है, नोबल गैस होती है वो, तो हम उन्हें पी ब्लॉक में नहीं लेते क्योंकि उनके अंदर फुल्ली पी हो गया है,
और वो नोबल गैस हो जाते हैं, तो हम इसको क्या लेते हैं, इसमें नहीं लेते हैं। ए डैश आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द ऑफ एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज। देखो जो हमारे कार्बोनेट सोल्ट होते हैं ना, वो अधिकतर कैल्सिनेशन में जाते हैं, और इसके अंदर हमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। जो हमारे सल्फाइड सोल्ट होते हैं वो रोस्टिंग में जाते हैं, और इसके अंदर हम ऑक्सीजन की नीड होती है। तो आपको हीटिंग स्ट्रांगली इन द डैश ऑफ एयर, मतलब एयर का मतलब है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्रेजेंस। प्रेजेंस में कौन होता है आपका, सल्फाइडोस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी। कार्बोनेट नहीं होगा, सल्फाइड होगा, एब्सेंस नहीं होता, जब भी रोस्टिंग है तो प्रेजेंस होगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन। आइडेंटिफाई करें। रिएक्ट्स वायलेटली विद कोल्ड वाटर, सबसे ज्यादा ठंडे पानी के साथ कौन रिएक्ट करता है, या तो सोडियम होगा या पोटेशियम होगा, ठीक है, सोडियम पोटेशियम सब दिया हुआ है, बस ये ऑप्शन का दो, ठीक है। अब देख लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है फ्लोट्स ऑन वाटर और रिएक्टिंग इन वाटर। देखो ये मैंने आपको बताया था, जब कभी भी अगर वो मतलब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत जल्दी बबल्स फॉर्म होते हैं। तो ये होगा आपका या सोडियम या पोटेशियम, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं दिया, तो एक बार इसको देखते हैं हम, सोडियम और पोटेशियम। वैसे आंसर तो हमारा आ गया इसी से, पर हम पूरा चलेंगे। रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम, बिल्कुल जो थोड़े से लेस रिएक्टिव होते हैं वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट्स विद स्टीम ओनली, कॉपर को तो धक्के से रिएक्शन करवानी पड़ती है, तो स्टीम देनी पड़ती है। और सिल्वर गोल्ड ये सब तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो सिल्वर, तो ऑप्शन ए आपका सही है। बस सोडियम, मतलब थोड़ा सा ये ध्यान रख लो कि सोडियम पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है, गोल्ड है, और ये सब गोल्ड है, सिल्वर है, ये बहुत लेस रिएक्टिव है, तो इससे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रुप ऑफ 3 मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड। तो इसमें आपको कौन कौन सा आप निकाल सकते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सोडियम मैग्नीज, मैग्नीज मैग्नीशियम नो, ये भी लेस रिएक्टिव होते हैं, निकल भी नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ठीक है। इन तीनों को आप इनके जो इलेक्ट्रोलाइसिस करके, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होते हैं, इनको इलेक्ट्रोलाइसिस करके आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम, मैंने आपको बताया था, जो बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं उनकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, जो मीडियम में होते हैं, ठीक है, उसमें हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग में चलते हैं, जो बिल्कुल लो होते हैं उनकी तो बस रोस्टिंग ही करनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मिनरल केमिकल चेंज है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कम कोरोजन का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर सही है, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन ये फिजिकल चेंज है जिसके अंदर सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। सब्लिमेशन में क्या होता है, बस सॉलिड से सीधा गैस में जाता है, ठीक है। Which of the following statements are correct? All metal oxides react with water, no, मतलब आप all जनरल वाले statements नहीं दे सकते। Some metal oxides react with water, ठीक है। Some of the metals react with acids to give salt and hydrogen, ठीक है। The all metal carbonates react with acid to give salt, carbon dioxide and water, ठीक है। तो ये सही है। देखो सारे के सारे मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, हाँ नॉन मेटल ऑक्साइड जो है तो वो एसिडिक होते हैं, तो पानी के साथ रिएक्ट करके एसिडिक सॉल्यूशन देंगे, सही है। मेटल जो होते हैं, कुछ मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे ये मेटल हो गया, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके आपका हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो ये भी सही है। मतलब आप जनरलाइज में मत जाए, ऑल में मत जाए। सारे के सारे मेटल कार्बोनेट, जैसे आपके कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, वो HCl के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्यों, क्योंकि कार्बोनेट में है ही कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी सही है। पर सारे के सारे मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, तो ये नहीं कह सकते हम। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए हटा दो, BCD। जनरलाइज स्टेटमेंट में फिर से 2 बार क्रॉस चेक करो, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सोल्डर। सोल्डर किसका एलॉय होता है, बताएं आप। सोल्डर ये एलॉय होता है, इट इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। अच्छा, ठीक है, ये बात सही है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, सोल्डर के हम यूटेंसिल्स बनाते हैं। विच ऑफ द इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, नो, ठीक है, ये नहीं होता। वो मतलब ज्वाइन करने के काम आता है इलेक्ट्रिकल वायर्स कंपोनेंट्स को, पर इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के काम नहीं होता। इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए तो हम कॉपर का यूज करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर इज एडेड टू मेक इट हॉट, हो मेक इट हार्ड, नहीं, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है। जो सोल्डर के अंदर सिर्फ लेड और टिन ही होता है। तो ये आपके अलॉयज की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन था, तो क्या आंसर हो जाएगा, ए और बी।
Which law is followed by balancing chemical equation? Law of constant proportion, conservation of mass, multiple proportion, reciprocal proportion. तो कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसी को ही हम बैलेंसिंग में मदद लेते हैं, हम इसी का ही मदद लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे आपने क्वेश्चन देख लिया तो आप इसके अंदर इन दोनों लॉ के बारे में भी अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मेलेबल? आपको पता है गोल्ड बहुत मेलेबल होता है, इतना होता है कि आप उसकी एक छोटी सी मतलब 1 ग्राम से बहुत लंबे किलोमीटर्स तक वायर बना सकते हैं गोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बट नॉट फ्रॉम वाटर? कौन सा जो आपका मेटल होता है कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बट नॉट फ्रॉम वाटर? तो जो है आपका हाइड्रोजन को एसिड से तो वो निकाल लेता है, एसिड से तो निकाल लेता है, पर वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। तो आप बताएं मुझे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर एक मिनट, तो आप बताएंगे सब बच्चे इसका आंसर क्या होगा। देखो ऐसा आपको मेटल बताना है जो हाइड्रोजन से एसिड, मतलब एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं पर पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मैंने आपको बताया ना अभी पीछे भी हमने किया कि कॉपर जो होता है उसको आपको स्टीम के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है। ठीक है, तो कॉपर के पानी के साथ रिएक्ट करता है? नो। मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तो बहुत अच्छे से पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। हाँ, उनको थोड़ा सा हॉट वाटर चाहिए होता है पर वो अच्छे से रिएक्ट करते हैं। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? कॉपर। जो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है, एसिड तो उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकाल लेगा पर पानी के साथ नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, साथ साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।